नमस्कार। इसके पहले जो वैल्यूज हम लोगों ने सेल के पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए देखा था उसमें स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई किया गया था। टेम्परेचर 298 केल्विन था और जिस सोल्यूशन में उसे डिप किया गया था उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर रखा गया था। क्योंकि हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही सभी के बीच में कंपैरिजन करना था, इसलिए हमने वो सेटअप बनाया। क्या होगा अगर टेम्परेचर बदल जाए, क्या होगा अगर कंसंट्रेशन बदल जाए, ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे सामने आते हैं और उनका किस तरीके से वैल्यूज पर फर्क पड़ेगा, क्या कोई ऐसा फार्मूला हो सकता है जो स्टैंडर्ड कंडीशंस के बदल दिए जाने के बाद वैल्यूज में होने वाले चेंजेस को कैलकुलेट करा सकेगा। मेरे इस बात के कहने का मतलब क्या है, एक बार लिख करके देखने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसे समझ पाएंगे। यहां पर इससे पहले जितनी भी डिस्कशन हुआ था उस चीज को आप जानते हैं, उसी को एक बार रिकॉल करके चलिए। आप जानते हैं जो एनोड बनाया गया या फिर जो कैथोड बनाए गए थे उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स 1 मोलर कंसंट्रेशन में रखे गए थे। कंसंट्रेशन 1 मोलर था और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन का लिया गया था। ऐसी कंडीशंस में पूरा का पूरा सेटअप बनाया गया था जिसमें एक इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। ये बात आपकी जानकारी में है, ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ये गलना शुरू हो जाता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड थिकर होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हुआ था। इस पूरे एक मामले में हम लोगों ने जिस रिप्रेजेंटेशन की मदद लिया वो सीधे तौर पर इसी बात पर आधारित था, ये कंडीशन इससे अलग होती है तो चीजें बदल जाएंगी। अगर बदलती हैं तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। 298 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है, कंसंट्रेशन 1 मोलर दिया गया है। ये कंडीशन अगर बदलेंगी कितना फर्क पड़ेगा, उसे कैलकुलेट करने का हमारे पास तरीका क्या होगा, उसी चीज के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन इन दोनों ही वेरिएबल्स जो कंसंट्रेशन में होने वाले चेंजेस होंगे, टेम्परेचर में होने वाले चेंजेस होंगे, उसके कारण हाफ सेल का पोटेंशियल या किसी भी सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा उसके बारे में अनुमान लगाने में मदद कर देता है। मैंने आपको बताया था कंपैरिजन बनाने के लिए जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया था तो उस समय हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दूसरा अगर रिड्यूस होने की कितनी टेंडेंसी रखेगा, इसी बात पर फोकस करते हुए सारी बात कही गई थी। आपको ये बात पता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जाहिर सी बात है हर मामले में हम लोगों ने कोशिश किया था कि हाइड्रोजन ही फंक्शन करेगा एज ए एनोड, ऐसा मानते हुए हम लोगों ने दूसरे को कैथोड के रूप में लिया था। ये टेंडेंसी बाकी सभी के लिए कितनी होगी, यही बात हमारे यहाँ पर कैलकुलेट करना था कि दूसरा कोई अननोन मेटल है वो अगर रिड्यूस होना चाहेगा जो कैथोड के रूप में ट्रीट करने के लिए कहा जाए तो कितनी टेंडेंसी रिड्यूस होने की होगी, रिड्यूस होने की क्या पॉजिटिव टेंडेंसी होगी या नेगेटिव टेंडेंसी होगी, उसके बारे में देखने की कोशिश किया था। इस तरीके से हम लोगों ने हाइड्रोजन की वैल्यू को 0 मान लिया था और उसके कंपैरिजन में अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो दूसरे की जो भी वैल्यू होगी वो आप समझ सकते हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू मानी जा सकती है। चूंकि इसकी वैल्यू को तो हमने 0 कह दिया था। ये सारी चीजें हमारी जानकारी में है। इस पूरे कैलकुलेशन में वैल्यूज जो कैलकुलेट की गई वो 1 मोलर और 298 केल्विन के टेम्परेचर पर कैलकुलेट की गई थी। लेकिन अगर ये वैल्यूज बदलती हैं तो किसी भी मेटल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के दौरान क्या क्या चेंजेस आएंगे उस पर बात करना होगा। यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन में हम कर क्या रहे थे, हाइड्रोजन का चूंकि 0 वैल्यू है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, दूसरे के बारे में बात कर रहे थे और वो भी क्या रिडक्शन की टेंडेंसी की बात कर रहे थे। तो रिडक्शन के टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या माना था, यहाँ पर ये मान लिया था कि ये मेटल अगर अपने आप को सोल्यूशन से निकल करके यानी ये कैटायन के रूप में अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस अगर होगा तो इस दौरान इसके रिडक्शन की टेंडेंसी कैसी होगी, क्या वो पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी, इस बारे में क्या क्या चीजें हैं वो सब डिस्कस हो चुका है। एक बार यहाँ पर रिडक्शन की टेंडेंसी की बात अगर हम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये सॉलिड हो गया, ये एक्वस हो गया, इसी की बात हुई थी। आप जानते हैं कंसंट्रेशन की जब हम बात करते हैं, कंसंट्रेशन अभी तक जो हमने लिया था वो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर लिया था। आप समझ सकते हैं ना, यहाँ जो एक्वस सोल्यूशन में कैटायन लिए गए थे वो 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए गए थे। अगर ये कंसंट्रेशन चेंज होता है तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, उसी को कैलकुलेट करने के लिए नॉस ने हमारे सामने एक फार्मूला दिया था जिसके अनुसार हमें एक बहुत सारे फार्मूले को कैलकुलेट करने का मदद मिल जाता है। उनके अनुसार E इज इक्वल टू, उन्होंने जो फार्मूला दिया E इज इक्वल टू E0 माइनस RT बाई NF नेचुरल लॉग या LN जिसे कहते हैं नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल जो सॉलिड फॉर्म में है डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक फॉर्म में जब ये
एक्वस सोल्यूशन में था उस समय। यहाँ पर n प्लस हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ये करेगा, कुछ 1 के करेंगे, कुछ 2 के कर सकते हैं, तो इसलिए n प्लस ले लेते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पर जब n प्लस अगर इसके ऊपर चार्ज है तो ये Ne इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सिंपल सी बात है। और वही n यहाँ पर जो यहाँ हमने n दिखाने की कोशिश की है वही n यहाँ पर है। आप बात समझ पा रहे हैं? यहाँ जिस n को दर्शाने की कोशिश की गई है, आप देखिए कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें। यहाँ पर जिस n की बात हो रही है वही n यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो कैटायन के रूप में एक्वस सोल्यूशन में था उसके कंसंट्रेशन को देख लेते हैं और ये चीज हमारे पास इक्वेशन के रूप में आ जाती है। इसमें नर्स ने समझाने का प्रयास किया कि अगर आप कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की वैल्यूज को चेंज कर दें, जैसे यहाँ पर इसको अगर हम फोकस करके देखें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की जो भी वैल्यूज आप बदलेंगे वो बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पर टेम्परेचर जितना आप चाहें उतना चेंज कर दीजिए, आप आसानी से जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा वो कितना वेरी करेगा उसका आप अनुमान इसी फार्मूले से लगा सकते हैं। जब इसे लॉग बेस 10 पर अप्लाई करने की कोशिश की गई तो वैल्यूज कैसे सेट होंगी एक बार बना करके देख लेते हैं। यहाँ पर लॉग बेस 10 के आधार पर इसी को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यूज क्या आएंगी, ई नॉट, ई इज इक्वल टू, ये तो चेंज्ड वैल्यू होगी ना, ई नॉट के कंपैरिजन में कितनी चेंज होकर के वैल्यू आई हुई है, ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF, नेचुरल लॉग अब चेंज हो जाएगा लॉग बेस 10 मेटल सॉलिड फॉर्म में डिवाइडेड बाई मेटल एंड एक्वस फॉर्म में। इस तरीके से हमें पता चल गया। ये फार्मूला अपने आप में इतना बड़ा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था कि इसके बाद आप समझ सकते हैं कोई भी कंसंट्रेशन, कोई भी टेम्परेचर हो, आप बदली हुई वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यूज में कितना चेंजेस आएगा उसको आप पता लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप इसके आधार पर बहुत सारी बात कर सकते हैं। यहीं पर देखिए, अगर आप चाहें तो टेम्परेचर को इस तरीके से एडजस्ट कर लें, कंसंट्रेशन को इस तरीके से एडजस्ट कर लें कि आप कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को एडजस्ट करके ई की अपीयरेंट वैल्यूज आप ड्रॉ करने वाले पॉइंट्स पर देखें। यहीं पर आपने देखा है कि जो ई की अपीयरेंट वैल्यूज थी उसको आप 0 कर सकते हैं। आप इस तरीके से टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में बदलाव ला सकते हैं। यहां पर कई सारी चीजें हैं। यहां देखिए, टेम्परेचर को इतना चेंज कर दें, इतना चेंज कर दें, और ये जो कंसंट्रेशन है इसको इतना चेंज कर दें कि वो यहां जो रिड्यूस होने वाला जो वैल्यू है, यहां देखिए ई नॉट में से घटेगा कैसे। अब देखिए, कंसंट्रेशन में आप बदलाव लेते आइए और टेम्परेचर में बदलाव लेते आइए, आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये जो रिड्यूस होने वाले ई नॉट में से सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यू है, ये अल्टीमेटली अगर ई नॉट के बराबर हो जाए तो अपरेंट ई की वैल्यू 0 भी हो सकती है। और आप जानते हैं जब ई नॉट में से ई नॉट के बराबर वैल्यूज जब डिक्रीज होने लगी, मतलब ये जो वैल्यू ई नॉट के बराबर हो गई, तो आप समझ सकते हैं ना, ये जो वैल्यू जो घटने वाली वो अगर ई नॉट के वैल्यू के बराबर हो गया तो ई जो अपरेंट ई होगा वो 0 हो जाएगा। ई 0 होने का मतलब ये है कि अब ये सेल इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ गया है, अब ये सेल काम ही नहीं करेगा, ये सेल अब काम ही नहीं कर सकता है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का 2 मतलब है। एक तो ये कि जो रिड्यूसिंग फैक्टर है, जो यहां से सब्ट्रैक्ट होने वाला फैक्टर है, उसमें देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब देखिए ना, घटाने वाली जो फैक्टर है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसके बारे में आप कह सकते हैं। इसी तरीके से आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है, जैसे जैसे यहाँ कैटायन का कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे, आप देखिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन कम होता जाएगा वैसे वैसे कम होने पर ये वैल्यूज बढ़ेगी ना, बढ़ती जाएगी, और इस तरीके से इक्विलिब्रियम का स्टेट जल्दी अचीव हो जाएगा। ये ई नॉट में से सब्ट्रैक्शन का फैक्टर बढ़ता जाएगा, और जब ई नॉट में से ई नॉट के बराबर सब्ट्रैक्शन का फैक्टर हो जाए तो आप कह सकते हैं ना, ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप यहां पर एक सवाल यह भी पूछ सकते हैं कि मैं इस मेटल जो सॉलिड फॉर्म है उसके बारे में क्यों नहीं कुछ बोल रहा हूं, इस बारे में यहां पर कोई जिक्र मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। तो आप इस बारे में जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में ही। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने बात किया था सॉलिड सब्सटेंसेस का जो कंसंट्रेशन होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बारे में केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11 के टॉपिक में बात हो चुका है। वहीं पर हमने बात किया था कि अगर वाटर प्योर फॉर्म में अगर होगा तो उसके कंसंट्रेशन में भी कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, उसके कंसंट्रेशन को आप यूनिटी या 1 मान सकते हैं। ऐसे कोई सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसकी वैल्यूज हम 1 मानते हैं। ये फंडामेंटल्स हम 11th के केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक से ही सीख करके आए हुए हैं। इसीलिए जब हम इसे सिंप्लीफाई करके अगले स्टेप पे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन करके आएगी, थोड़ा सा एक बार बना करके देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसी फार्मूले को लिखें तो यहाँ E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF
N मींस एक्सचेंजेबल इलेक्ट्रॉन जो वो एक्सेप्ट कर रहा था, मींस वहां से जो खींच रहा था उस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था वहां से। आप देखिए ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे थे ना, यहाँ पर यही घटना हो रही थी ना। ये कैटायन अपने इलेक्ट्रोड पर जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ डिपॉजिट हो रहा था, उसी की बात हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है उसी की बात हो रही है। अगर आप देख रहे हैं N कितना ले रहा है, इस पूरे प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा है। F फैराडेज कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यूज के बारे में आपको जानकारी है। और यहाँ लॉग बेस 10, यहाँ जो वैल्यूज दी गई हैं इसको, अब सॉलिड वाली जो वैल्यू है इसको आप 1 लिख सकते हैं, और मेटल एक्वस फॉर्म में कैटायन की वैल्यूज इसको आपने यहाँ पर देख लिया। इस तरीके से हमारे पास एक सिंप्लीफाइड वर्जन इस फार्मूले का आ जाता है। यह बात आप एक इलेक्ट्रोड के लिए देख चुके हैं जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिड्यूस होने के लिए लगाई गई है। हाइड्रोजन को हमने 0 कर दिया तो दूसरे का क्या वैल्यूज होगा उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। इसी चीज को एक बार हम तेजी से सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पर अपने स्लाइड पर देखेंगे क्या होगा। और इस तरीके से नस्ट इक्वेशन में टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों के बदलने से E0 वैल्यूज पर कितना फर्क पड़ेगा उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। इसके तमाम अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं, जैसे क्या हम E0 वैल्यूज से ज्यादा कुछ और पा सकते हैं? नहीं पा सकते, क्योंकि वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। देखिए ना, यहाँ पर आप देखिए, लिखने का मतलब यही था, इस पूरे प्रोसेस में फार्मूले को लिख करके दिखाने का मकसद यही था कि आप देखिए जो भी वैल्यू होगी वो E0 की वैल्यू ही हाईएस्ट वैल्यू होगी। जब कभी भी E मिलेगा तो वो इससे घट करके ही मिलेगा। यही वजह है कि हम लोगों ने मैक्सिमम बैटरी की एफिशिएंसी 298 केल्विन पर पाया। कभी भी ये 298 केल्विन से और 1 मोलर कंसंट्रेशन से बदला जाएगा तो वैल्यूज बैटरी के लिए E की वैल्यूज E0 से कम ही मिलेगी, कोई भी कंडीशन इससे अलग लिया जाएगा। यही वजह है कि हमने एक स्टैंडर्ड कंडीशन सेट किया। चलते हैं स्लाइड पर, तेजी से इन सारे पॉइंट्स को समझते हुए चलेंगे। तो यहां आगे चल करके हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पता लगाना है और उसी मकसद से एक डेरिवेशन बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और यहां सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बदली हुई कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे और शुरुआती कंडीशन में जो स्टैंडर्ड वैल्यूज दी गई थी उसमें चेंजेस हो जाएंगे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा उसी चीज को एक बार देखने की कोशिश करेंगे। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हमारी किताब में भी इसी तरीके से दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आप जानते हैं किस तरीके से नॉस्ट इक्वेशन जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बहुत बदली हुई कंडीशन में कैसे कैलकुलेट किया जा सकेगा उसका अनुमान लगाने के लिए हमारे पास यहाँ वैल्यूज कैलकुलेट करने का फार्मूला दिया जाता है। डिफरेंट कंडीशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो E होती है, ये बात मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर देखिए, ये सही तरीके से लिखा नहीं क्योंकि स्लाइड बनाते समय थोड़ा सा नंबर्स चेंज हो गए। E, ये E लिखा हुआ है। E मींस विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E की वैल्यू को डिफरेंट कंडीशंस में कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ बगल में E0 के बारे में कहा गया। E0 मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या बात कही गई है उसको देख लेते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम जानते हैं वो E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आप जानते हैं ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन जो उस समय ट्रांसफर होकर के लिए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर आप जानते हैं N की वैल्यू से हम पता लगाते हैं। इसमें चौथी बात होती है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन 298 केल्विन से अलग कर दिया जाए तो कैसे फार्मूले पर फर्क पड़ेगा, ये भी एक बड़ा पॉइंट होता है। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को 1 मोलर की बजाय कुछ और रख दिया जाए तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट 1 मोलर तो क्या होगा। इस चीज को पता करने के लिए E0 की वैल्यू कैसे होगी, कितनी होगी, जब हम कंडीशंस बदलेंगे E0 से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बदली हुई वैल्यू कितनी मिलेगी, इसी बात को देखने के लिए नस्ट इक्वेशन ने हमारी मदद किया था। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमारे लिए जरूरी होते हैं उस चीज को तेजी से रिकॉल कर ले। हम लोगों ने अभी तक जितनी भी बात किया था इसके पहले वो सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस में बात हुई थी। इलेक्ट्रोलाइट्स के कंसंट्रेशन को हर एक हाफ सेल के लिए 1 मोलर रखा था और टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन रखा था। इस दौरान जो रिडक्शन पोटेंशियल मिला था वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की पूरी जो वैल्यूज दी गई थी वो भी स्टैंडर्ड कंडीशंस में दी गई थी। क्या होगा अगर ये कंडीशन 1 मोलर और टेम्परेचर 298 केल्विन से बदल जाएंगी, यानी 1 मोलर अगर कंसंट्रेशन नहीं रहा और टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं रहा तो जो वैल्यूज मिलेंगी वो मैक्सिमम नहीं मिल सकती। मैक्सिमम से कम ही वैल्यू मिलेगा। कितनी वैल्यू मिलेगा वो नस्ट इक्वेशन के माध्यम से हम लोगों ने लिख करके देखा है। आप देखें क्या हमने लिखा था, उस फार्मूले को एक बार रिकॉल कर लीजिए। यही फार्मूला आपके लिए बार बार काम आने वाला है। तो चलते हैं इसी चीज को एक बार और समराइज करके देखने की कोशिश करते हैं। हम क्या क्या बना करके देखे थे, तो वो वैल्यूज कैसे हम लोगों ने पुट किया था वो यहाँ
पर मेंशन किया गया है। हम लोगों ने यही सारी चीजें देखा था, E इज इक्वल टू E नॉट, और यहाँ पर सारी वैल्यूज दी गई हैं। आप यहाँ पर 2.303 RT, तो R 8.3, R की वैल्यू ली गई है, T की वैल्यू 298 केल्विन ली गई थी, और N ये सारी चीजें आपके सामने हैं, F की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू आप देखिए 298 केल्विन हमने एक बार और फिक्स करने की कोशिश की है। हमारी किताब में इस चीज को मेंशन किया गया है। सबसे शुरुआती पॉइंट में ही हमने डिस्कस कर लिया था स्टैंडर्ड कंडीशंस बदलेंगी। स्टैंडर्ड कंडीशंस में बदलने का हमारे पास दो ही मेथड है, या तो टेम्परेचर को चेंज कर दे या तो कंसंट्रेशन को चेंज कर दें। 12th के स्टूडेंट के लेवल पर हम दोनों ही चीजों को चेंज करके अगर वैल्यूज निकालने के लिए कहेंगे तो क्वेश्चन बहुत टफ हो सकता है। इसीलिए फार्मूले को सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। बात को समझिए, यहां पर मैंने आपसे कहा जो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दो वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल को लेकर के आप बात करिए, ठीक बात है। लेकिन अगर फार्मूला, इसी फार्मूले को बार बार अगर अप्लाई करने को कहा जाएगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल होगा। यही वजह है कि हम अगले लेवल पर जब बात करते हैं तो टेम्परेचर को भी फिक्स कर देते हैं। केवल प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसंट्रेशन में होने वाले चेंजेस पर ही बात करेंगे, यानी टेम्परेचर को भी स्टैंडर्ड वाली लगभग वैल्यूज में रखेंगे। तो टू वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल थे, उसमें से टेम्परेचर को भी हम फिक्स इसलिए कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन कर पाना आसान हो जाए। इसलिए उस टेम्परेचर को 298 केल्विन ही रखेंगे। वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंसेस मींस बहुत लेंदी कैलकुलेशन ना हो जाए। हम सिर्फ कंसंट्रेशन को वेरी करते रहेंगे और देखेंगे क्या क्या वैल्यूज हमारे पास आती हैं। तो अगर इसमें वैल्यूज डाल दी जाए तो देखते हैं हमारे पास R की वैल्यूज अवेलेबल है, कितना होता है, टेम्परेचर की वैल्यू पता है, टेम्परेचर को हमने फिक्स कर दिया है, तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303, R की वैल्यू 8.314 हम यहां पर और ऐड कर सकते हैं या छोड़ भी दें। टेम्परेचर 298 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई N। F की वैल्यू कितनी है, 96,500 है, लॉग बेस 10 1 बाई मेटल का जो एक्वस सोल्यूशन में कंसंट्रेशन है मेटल आयंस के, उसी के बारे में हम यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे। तो इस तरीके से E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 8.3 इंटू 298 डिवाइडेड बाई N 96,500 लॉग 10 1 बाई MN प्लस, ये हमारे पास अवेलेबल होता है। जब इस फार्मूले को और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर के एग्जैक्टली मिल जाएगी, N केवल इसमें चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम चाहें कितने सारी वैल्यूज में ये सारी वैल्यूज सिंप्लीफाई होकर के कितनी बन जाती हैं, E नॉट माइनस 0.59 डिवाइडेड बाई N लॉग बेस 10 1 बाई MN प्लस कंसंट्रेशन में जो होने वाले चेंजेस होंगे। इस तरीके से E की वैल्यूज कितनी हो जाएगी उसके बारे में अनुमान लगा पाना अब आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन को सिर्फ सिंपल करने के लिए यहाँ पर हमने 298 केल्विन की वैल्यूज रख दिया है ताकि दो वेरिएबल लेकर के कैलकुलेशन में आगे ना बढ़ना पड़े। ये सिर्फ क्वेश्चन में हमारी प्रैक्टिस आसान हो जाए और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना रहे, इसलिए सिर्फ ये कोशिश की गई। आप यहाँ पर देखेंगे जो वैल्यूज दी गई हैं उसमें हमारी किताब में E नॉट माइनस ये सारी चीजें दी गई हैं और उसी के आधार पर आप कहेंगे, यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात यह है कि E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.59 डिवाइडेड बाई N लॉग 1 बाई MN प्लस एक्वस, आप इसके बारे में कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये E इज इक्वल टू E नॉट, अगर आप इसको नीचे से डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस साइन करना पड़ेगा। हालांकि इस तरीके का करना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ यहीं तक याद रखने की कोशिश करिएगा, यहां तक ही याद करेंगे, सिर्फ यहीं तक की वैल्यूज पर ही आप फोकस करेंगे। हाफ सेल के बारे में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हमारे लिए जरूरी होंगे के बाद इसमें वैल्यूज कैसे और हम मॉडिफाई कर पाएंगे, उन्हीं सारी चीजों पर फोकस करेंगे जो तो देखते हैं एक बार इसी चीज को जो हम लोगों ने डिस्कस किया है और इसके आधार पर हाफ सेल को लेकर के किस तरीके के कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हमारी किताब में दिए गए हैं उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो हाफ सेल के बाद कंप्लीट सेल के बारे में अगर पूछा जाए तो इसी तरीके से कैलकुलेशन करना होगा। बहुत सिंपल से कैलकुलेशन होंगे। जैसे एक हाफ सेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन दिया गया है 298 केल्विन, क्योंकि हम दो वेरिएबल लेकर के बात नहीं करेंगे। आपको पता है ना, नॉस्ट इक्वेशन यूज करना बहुत आसान है, टेम्परेचर भी वेरी करिए, कंसंट्रेशन भी वेरी करिए, लेकिन दोनों वेरिएबल लेकर के चल पाना मुश्किल होता है। इसीलिए देखिए हम जो इक्वेशन दे रहे हैं सिल्वर आयंस का जो रिड्यूस होगा उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस में E नॉट की वैल्यूज तो होती हैं, लेकिन अगर सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर ना होकर के 0.1 मोलर हो जाए तो E नॉट की वैल्यू अगर 0.80 प्लस में है तो बदली हुई E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस बारे में हमें बताना है। तो आप समझ सकते हैं ना, कंसंट्रेशन इससे पहले स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम कितना लेकर के चल रहे थे, स्टैंडर्ड कंडीशंस में
हम 0.1 मोलर की बजाय स्टैंडर्ड कंडीशन में ये वैल्यूज 1 मोलर होती थी, इस समय कितना दिया गया है? 0.1 मोलर दिया गया है। तो वैल्यूज में क्या चेंजेस होंगे और इसकी वजह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर क्या फर्क पड़ेगा, उसको एक बार बना करके देखने की कोशिश करते हैं। यही फार्मूला जो अभी हमने आपके सामने रखा है उसी पर बात करनी होगी। ई मिलेगा, ई नॉट नहीं मिलेगा। ई नॉट से डिफरेंस कितना आएगा? -0.59। एन की वैल्यू कितनी होगी? स्लाइड पर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। स्लाइड पर इक्वेशन के बारे में जब देखते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, यानी एन की वैल्यू ड्रॉ करने के दौरान हम देख सकते हैं 1 का होगा। log बेस 10 1/mn प्लस आयन की कंसंट्रेशन, यानी यहाँ जो सिल्वर आयन है उसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दिया गया था। सिंपल सी बात है, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना बेहद आसान है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके जब वैल्यूज ली जाएंगी तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू आएगा 0.059। इस तरीके से ओवरऑल जो हमारी वैल्यू बनकर के आती है 0.741 वोल्ट बनकर के आती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगर मान लीजिए कंप्लीट सेल की बात करें, 2 हाफ सेल की बात कर लिया, कंप्लीट सेल की बात करनी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने इससे पहले पढ़ रखा है, क्या क्या पढ़ रखा है आपको पता है। जिंक और कॉपर का रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल से लेकर के लेक्चर 1 से हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही लैंग्वेज में चलेगा, और वही चीज यहां पर हम लेकर के आए हुए हैं। देखें स्लाइड पर, और उसकी मदद से हम नेक्स्ट बात पर फोकस करेंगे, जिसमें कंप्लीट सेल की अगर बात होती है तो कैसे होगा। तो इस तरीके से हाफ सेल के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसी आधार पर अगर कंप्लीट सेल के बारे में बात करेंगे तो उसको भी कैलकुलेट कर पाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कंप्लीट सेल का कैसे नस्ट इक्वेशन हमारी मदद करेगा, ईएमएफ बदली हुई कंडीशन में कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन बदले हुए हों तो नस्ट इक्वेशन कंप्लीट सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट करने में कैसे हमारी मदद करेगा, उस चीज को स्लाइड पर देखेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। पहले आप जिंक के लिए बात करेंगे और उसके बाद आप कॉपर के लिए बात करेंगे। तो जो हमारा पहले का रिप्रेजेंटेशन रहा उसी पर एक बार फिर से हम बात करेंगे। और सबसे पहले यही जो घटनाएं हमारे पहले लेक्चर से होती हुई आ रही हैं उसी को गैल्वेनिक सेल को ही हम लेकर के चलें। और जिंक कॉपर की बात होगी। जिंक डिसॉल्व हो रहा है, कंसंट्रेशन अब 1 मोलर नहीं रहा। कॉपर के लिए हम जानते हैं कॉपर डिपोजिशन की प्रोसेस दर्शाएगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन अब 1 मोलर नहीं रहा, ये बात मैंने आपको बता रखा है। कंडीशंस बदली हुई हैं, सारी चीजें आपकी जानकारी में है। आप अगर यहाँ देखें, ये एनोड है और ये कैथोड है, तो इस बदली हुई कंडीशन में कैसे इसका ई सेल पता करेंगे, वो चीज हमारी जानकारी में होना चाहिए। ऐसे मामलों में आप जानते हैं अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होता तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को लेते। सिंपल सी बात यही थी, लेकिन यहाँ पर बात अब सिंपल नहीं रह गई है क्योंकि हमारे सामने स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है। कोई बात नहीं है, हम जो भी वैल्यूज लेते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लेते हैं। अगर कॉपर और जिंक के इस कॉम्बिनेशन को लेकर के शुरुआती एग्जांपल को ही लेकर के चलें तो आप समझ सकते हैं कॉपर 2+ कॉपर, ये ई नॉट वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में ही कैथोड की वैल्यूज लेते हैं। एनोड की भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी Zn2+ Zn। मैं आपके लेवल पर था तो यही गलती करता था, ये बात हमारी जानकारी में है। लेकिन अगर कंडीशन आइडियल नहीं है, इफ कंडीशन इज नॉट स्टैंडर्ड, तो उस समय क्या होगा, इसमें हमें नस्ट इक्वेशन को रखने की जरूरत होगी। नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो पहले जिंक के लिए जो वैल्यूज अपेरेंट वैल्यूज होंगी, वैसे कॉपर के लिए अपेरेंट वैल्यूज का हम फार्मूला लिख देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पर उस चीज को लिख सकते हैं, बहुत आसान है। यहाँ कॉपर के लिए वैल्यूज देखिए, ई नॉट माइनस, यहाँ पर अब हम ई की वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। अब वो ई नहीं रह जाएगा, ई माइनस ई, ये बात हम समझ सकते हैं। ई कैथोड माइनस ई एनोड की बात होगी। ई कैथोड की वैल्यू कितनी है वो देख लेते हैं। ई नॉट माइनस 0.59 डिवाइडेड बाई 0.059, यहाँ पर n log 1 बाई कॉपर आयन कंसंट्रेशन। आप समझ सकते हैं ना, अगर यहाँ n चाहे तो आप 2 भी लिख सकते हैं पहले से ही, आपको पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन का यहाँ एक्सचेंज हुआ होगा। माइनस यही फार्मूला आप जिंक के लिए अप्लाई करेंगे। ई नॉट एनोड के लिए ई की वैल्यूज हम रखेंगे, वही नस्ट इक्वेशन, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई जिंक के लिए भी एक्सचेंजेबल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, और log 1 बाई जिंक 2+ आयन, ये हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई किया जाता है तो यहाँ पर इसको मैथमेटिकली अब रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। जो वैल्यूज दी गई हैं उसी को एज इट इज अपनी किताब में देखें। हमारी किताब में बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में उसे दर्शाने की कोशिश की गई है। सिंपल होकर के इसका मैथमेटिकल जो कंक्लूजन बन करके आता है वो क्या बनेगा देख लेते हैं। यहाँ पर ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log Zn2+ आयन माइनस कॉपर 2+ आयन। इस तरीके से हम
हम इस फार्मूले में कंप्लीट सेल के लिए अगर बात कर रहे हैं, उसके लिए हम एक कंक्लूजन लास्ट में बना सकते हैं। सेल का ई नॉट हमारे पास हो, स्टैंडर्ड ईएमएफ हमारे पास अवेलेबल हो, 0.059 एक्सचेंजेबल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल हो, जो वेरिएबल वैल्यू है कंसंट्रेशन ऑफ एनोड की उसको ले लें, डिवाइडेड बाय वेरिएबल जो चेंज वैल्यू है उसको देख लेते हैं कैथोड के लिए, और यही वैल्यू हमारे लिए सबसे फाइनल कंक्लूजन लेकर के आती है। इसी पर आधारित न्यूमेरिकल हम बना सकते हैं। आपसे मैंने बताया था कि हाफ सेल का जैसे कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं था, वैसे ही कंप्लीट सेल के लिए भी ये बात बहुत मुश्किल नहीं है। इसी के बाद अगली बात कहते हैं कि उस समय आप बताइए जब ये सेल इक्विलिब्रियम में चला जाए, जब सेल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा तो क्या होगा। मैंने आपको बता रखा है ये केमिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। जब कभी भी सेल इक्विलिब्रियम की स्टेट में होता है तो उस समय उसके ई की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी यहां पर जो सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यूज हैं ये कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाए, जो मैं आपको बता रखा हूं कि वो ई नॉट के बराबर ही हो जाए। तो ई नॉट में से ई नॉट घटेगा, अल्टीमेटली होगा क्या, ये सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यूज अगर ई नॉट के बराबर हो जाएंगी तो ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। उस समय हमारे पास वैल्यू क्या बनकर के आएगा, 0 बनकर के आएगा, ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी ये जो आप समझ रहे हैं ना, इस फैक्टर को जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू अगर 0 हो गई है, ये तो 0 हो गया, तो हमारे पास मिला क्या, उस चीज को एक बार देख लीजिए। यहां पर ई नॉट माइनस ये वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है कि ई नॉट इज इक्वल टू 0 पॉइंट, चूंकि माइनस साइन के साथ है ना, तो ये जो वैल्यू है ये राइट साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 0.059 डिवाइडेड बाय n log कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कैथोड हो जाएगा। इस पूरे के पूरे इक्वेशन में आप इसे यूं भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के रूप में भी देख सकते हैं, और यही सिमिलरिटी साइंटिस्ट लोगों ने देखने की कोशिश किया। आप जैसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की वैल्यू को के इक्विलिब्रियम कहते हैं, वही चीज साइंस में, केमिस्ट्री में एक बार फिर से यूनिफाई हो जाती है। और इसी बात को फोकस करते हुए जब देखा गया तो पता चला कि ये जो एनोड बाय कैथोड का रेशियो है इसको के इक्विलिब्रियम कहा जा सकता है। कैसे, इस चीज को आप देखिए, यहीं पर एक बार फिर से जस्टिफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारी चीजें वैसे ही हैं जैसा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। हुआ क्या था आप जानते हैं, जिंक आयन में बदला था, यही तो हुआ था। और इसके अलावा कॉपर आयन कॉपर के रूप में रिड्यूस हो गए थे। इस पूरे इक्वेशन में सेल का रिएक्शन तो लगभग यही बनकर के आएगा ना। और हमारे पास सेल का रिएक्शन अगर दिया गया है तो इसमें के इक्विलिब्रियम लिखते समय आप कर क्या सकते हैं, के इक्विलिब्रियम अगर इस रिएक्शन के लिए बोलना हो तो उसके लिए एक सिंपल सा आप यही तो कह सकते हैं, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहां पर वो बात पूरी तरीके से साबित होती है। कारण यह है कि ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो यूनिटी होता है। यही वजह है कि हमने एनोड के कंसंट्रेशन और कैथोड के कंसंट्रेशन की वैल्यूज की जगह पर यहां पर जिंक आयन का कंसंट्रेशन और कॉपर आयन के कंसंट्रेशन की जो वैल्यूज हैं एनोड बाय कैथोड की जगह के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। और फाइनली यह फार्मूला बनकर के हमारे सामने आता है। क्या बनेगा इसका फार्मूला, ई नॉट इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय n log के इक्विलिब्रियम। ये फार्मूला हमारे सामने बन करके आता है। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड, अब तक का जो सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन हो सकता है यही हो सकता है। इस पर कैसे न्यूमेरिकल अप्लाई करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, फार्मूले को बस वैल्यूज के साथ पुट करते हुए जाना है। और जब एक बार ई की वैल्यूज के साथ हम लोग अच्छी तरीके से खेलना सीख जाएंगे, ई की वैल्यूज कैसे चेंज होंगी, कितनी होंगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही हो सकती है, उसके बाद उससे ज्यादा वैल्यू नहीं पॉसिबल है। इसलिए हम सारा कैलकुलेशन स्टैंडर्ड में कर रहे थे। स्टैंडर्ड बदलेंगे, वैल्यू कम होगी, कितनी कम होगी, कब इक्विलिब्रियम आएगा, कैसे फार्मूला बदल जाए, वो सारी चीजें स्टडी कर लेंगे। फिर हम समझने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम ई अगर हमें पता है तो मैक्सिमम वर्क कितना लिया जा सकता है, यानी ई और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में क्या रिलेशन हो सकता है, उसको लेकर के हम एक फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। वो अगले लेक्चर में हमारे साथ डिस्कस किया जाएगा। वो पॉइंट हम अगले लेक्चर में चलेंगे। उस समय सबसे पहले तो हम इसके न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, उसके बाद ई और जी के बीच में डेल्टा जी के रिलेशनशिप की बात करेंगे।